अब इंटरनेशनल रिलेशंस में बच्चे, इंटरनेशनल रिलेशंस में अब हम लोग जो टॉपिक करेंगे बच्चे वो करेंगे रियलिस्ट अप्रोच या फिर यथार्थवादी उपागम। ये सबसे महत्वपूर्ण उपागम है बच्चे, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण उपागम जो माना जाता है वो रियलिस्ट अप्रोच ही माना जाता है या यथार्थवादी उपागम माना जाता है। आई बात समझ में। और जो यथार्थवादी उपागम है बच्चे, यानी जो रियलिस्ट अप्रोच है या जो रियलिस्ट या अप्रोच जो है बच्चे वो एकदम आदर्शवादी यानी आदर्शवादी उपागम के एकदम विपरीत है। ये पहले ध्यान में रखना है तुम्हें कि जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है वो आदर्शवादी दृष्टिकोण से एकदम अलग क्यों है। तो तुम देखोगे जितनी चीजें मैंने आदर्शवादी विचारधारा में बताई है बच्चे, आदर्शवादी दृष्टिकोण में बताया, आइडियलिस्ट अप्रोच में बताया, उसके एकदम विपरीत तुम्हें रियलिस्ट अप्रोच दिखेगा बच्चे। आई बात समझ में। और जो रियलिस्ट अप्रोच है बच्चे ये 18 और 19 सेंचुरीज में क्या था, ये इंपॉर्टेंस में आया था। इसकी इंपॉर्टेंस जो रियलिस्ट अप्रोच की जो इंपॉर्टेंस हुई बच्चे वो 80s और 19 की जो सेंचुरी 18 और 19 सेंचुरीज था वहां पे रियलिस्ट अप्रोच का क्या होता है, इंपॉर्टेंस शुरू होता है बच्चे। उससे पहले तो एकदम पूरा का पूरा आइडियलिस्ट अप्रोच है, ठीक है। जैसे रियलिस्ट अप्रोच में अगर हम देखते हैं बच्चे तो मैकावली का नाम आता है, ठीक है। मैकावली इसको हम लोगों ने पढ़ा है ना वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में। तो जो मैकावली है बच्चे उसके जो आइडियाज हैं एकदम रियलिस्ट आइडियाज हैं। रियलिस्ट का मतलब होता है वास्तविक। वास्तविक का मतलब ये होता है कि मैं जो चीज देखूंगा या मैंने जो चीज अनुभव किया है वही आपको क्या करूंगा, सलाह दूंगा। अपने एक्सपीरियंसेस तुम्हारे साथ में क्या करूंगा, शेयर करूंगा बच्चे। इसको हम लोग एक प्रकार से क्या बोलते हैं, रियलिस्ट अप्रोचेस बोलते हैं। हॉब्स, रूसो, लॉ, थोड़ा सा रूसो को लॉ को तो नहीं रख पाते हैं, है लेकिन वो भी रियलिस्ट ही बच्चे, जहां पे एकदम हमारा जो आइडियाज हो रहा है वो क्या होते जाते हैं, रियलिस्ट होते जाते हैं। आई बात समझ में। इतना समझ में है आप लोगों को। अब जब इस अप्रोच का, ठीक है, इस उपागम की जब विशेषताएं देखोगे बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अप्रोच देखोगे रियलिस्ट का बच्चे, तो वहां सीधा बोला जाता है बच्चे कि यह दृष्टिकोण तर्क एवं अनुभव पर आधारित है। हर कोई भी स्टेटमेंट तुम बोल रही हो बच्चे, कोई भी सूचना अगर मुझे तुम दे रही हो तो उस सूचना के पीछे मुझे एक लॉजिक भी तुम्हारा चाहिए। तो यहां पे जो भी इंफॉर्मेशन रखी जाती है या जो भी चीज बताई जाती है उसके पीछे एक तर्क होता है, दूसरा क्या होता है, अनुभव होता है। यहां पे नैतिकता और गैर तार्किक तथ्यों को मदद नहीं दिया जाता है। गैर तार्किक तत्वों को एक प्रकार से समर्थन नहीं किया जाता है। यहां समर्थन किस प्रकार के तत्वों को किया जाएगा, जिसके पीछे एक तर्क हो या फिर तुमने अनुभव के द्वारा अनुभव उसको किया है और उस अनुभव के द्वारा वो चीज क्या हुई है, तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन ला रही है, तब हो सकता है कि उसको एक प्रकार से क्या किया जाए बच्चे, स्वीकारा जाए, वरना उस बात को स्वीकारा नहीं जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में तुम्हारे घर में आर्थिक समस्या है, ठीक है, तुम्हारे घर में आर्थिक समस्या है, तुमने एक पंडित जी से पूछा, पंडित जी ने बोला कि हवन यज्ञ करा दो, आपकी आर्थिक समस्याएं क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। लेकिन तुम पूछोगे कि इसके पीछे लॉजिक तो बताइए कि कैसे हवन पूजा कराने से मेरी आर्थिक स्थिति क्या हो सकती है, बेहतर हो सकती है। तो उसके पीछे तो अगर तर्क होगा तब तो तुम स्वीकार करना, अगर तर्क नहीं है तो उसे तुम स्वीकार नहीं करोगे। अगर किसी व्यक्ति को गरीबी, अपने को कोई व्यक्ति गरीब है और उस व्यक्ति को अगर अपनी गरीबी से अपने आप को बाहर निकालना है तो क्या वो अशिक्षित रहते हुए अपने आप को गरीबी से बाहर निकाल सकता है? तो तुम बोलते हो कि नहीं, शिक्षा एक माध्यम हो सकता है। तुम शिक्षा प्राप्त करके अपनी अंतरात्मा का विकास करके, अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करके तुम अपने आप को गरीबी से क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। ये क्या हुआ, तर्क हुआ। तो शिक्षा क्या है, तर्क हो गया बच्चे, ठीक है। तो जनरली जो रियलिस्ट अप्रोच जो है बच्चे, वो एकदम रियलिस्ट जो अप्रोच है वो बोलता है कि मैं किसी भी स्टेटमेंट को तभी एक्सेप्ट करूंगा जब उस स्टेटमेंट के पीछे एक लॉजिक हो या फिर वो स्टेटमेंट किसी एक्सपीरियंस के क्या हो, बेस्ड पर हो,
अनुभव के बेस पर हो। जैसे तुम लोगों को कुछ लोग बोलेंगे कि यूजीसी नेट का ना जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो होता है ना वो बहुत टफ आता है। अब तुम पूछ किससे रहे हो? तो तुम एक ऐसे व्यक्ति से पूछ रहे हो पॉलिटिकल साइंस के बारे में जिसने जीवन में कभी पोल साइंस का पेपर ही नहीं दिया है। तो क्या उस तरह के सूचना पर हमें विश्वास करना चाहिए और फिर हमें यह बोलना चाहिए पोल साइंस का पेपर टफ है? हमें तो किसी एक्सपीरियंस से पूछना चाहिए ना, जिसने पेपर दिया है, पेपर क्लियर किया है, ठीक है, जो पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है बहुत समय से, उससे पूछना चाहिए ना कि पोल साइंस जो है वो बहुत टफ एक विषय होता है, एक कठिन विषय है। तो कहेगा कि नहीं, वो कई तर्क रखेगा तुम्हारे सामने पोल साइंस को पढ़ने और देखो यहाँ पे हम लोगों ने फैक्ट रटा है, कुछ फैक्ट्स रटा नहीं रटा ना, सीधा हमें पता है कि नैतिकता फैतिकता ये तो हम जीवन में सुनते ही आ रहे हैं और उन्हीं चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हमने आदर्शवादी सिद्धांत देख लिया तो हमें पता है कि आदर्शवादी सिद्धांत के विपरीत जो दृष्टिकोण होगा वो यथार्थवादी दृष्टिकोण होगा। तो अगर मुझे पेपर में अगर आदर्शवादी दृष्टिकोण के स्टेटमेंट पता है बच्चे, तो मैं यथार्थवादी दृष्टिकोण का निकाल नहीं लूंगा पेपर में। तो हमें क्या होना होता है, अनुभव बच्चे। तो कोई भी स्टेटमेंट जो होना चाहिए वो अनुभव। तो जो यथार्थवादी दृष्टिकोण के जो लोग होते हैं बच्चे, या इनका जो स्टेटमेंट होता है या इनकी जो आइडिया जो इनका होता है बच्चे, वो कहीं ना कहीं तर्क पे और अनुभव पे आधारित होता है। लॉजिक एंड इंपीरिकल एक्सपीरियंसेस, अनुभव के आधार पे। और अनुभव का मतलब समझ में आता है, एक मेथड होता है, इंपीरिकल मेथड भी बोलते हैं रिसर्च मेथोलॉजी में, ठीक है। जैसे अनुभववाद का पिता हम लोग किसको बोलते हैं बताओ? अनुभववाद का पिता किसे बोला जाता है? पढ़ा था, जॉन लॉक को नहीं पढ़ा था तुम लोग? उदारवाद के भी पिता हैं और अनुभववाद के भी वही पिता हैं बच्चे। अनुभववाद का मतलब क्या होता है? अपने इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करना ही अनुभव है बच्चे। जो भी तुम्हारे पास ज्ञान है ना अभी तक, वो सारा तुम्हें अनुभव से प्राप्त हुआ और खुद के अनुभव से प्राप्त हुआ है। इसलिए तुम कोई भी विचार अगर लोगों के सामने रखते हो तो बहुत सॉलिड तरीके से, ठोस रूप में उसके सामने रखते हो कि भाई मैंने ऐसे पढ़ा है, ऐसा लिखा हुआ, ऐसा देखा, जाकर चेक कर लेना। तो वो तुम्हारी बात पर क्या करना पड़ता है, उसको ट्रस्ट करना पड़ता है। यही क्या है, रियलिस्ट अप्रोच है बच्चे। कोई भी स्टेटमेंट बोला जाए उसके पीछे क्या होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, और वो किस पर बेस्ड होना चाहिए, इंपेरिकल नॉलेज पर, अनुभव के ज्ञान पर होना चाहिए, अनुभव के आधार पे ज्ञान पे होना चाहिए बच्चे। आई बात समझ में? ठीक। अब जो सेकेंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चे रियलिस्ट की, रियलिस्ट अप्रोच का जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चे, वहां पे तुम देखोगे कि इसमें पावर को बहुत अधिक इंपॉर्टेंस दिया जाता है। रियलिस्ट अप्रोच में शक्ति को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है बच्चे, ठीक है। और ये लोग बोलते हैं कि राज्य जो है वो हमेशा संघर्ष किसके लिए करता है, शक्ति के लिए। राज्य हमेशा संघर्ष जो है वो किस चीज के लिए कर रहा है, शक्ति के लिए कर रहा है। तो जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है बच्चे, उस पूरे अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या हो गया, शक्ति हो गया। और उसका क्या हो गया, आदर्शवाद का केंद्र बिंदु क्या हो गया, शांति हो गया। आदर्शवाद का तो यही था ना, शांति हो गया, मानव का स्वभाव अच्छा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, राज्यों को क्या करना चाहिए, एक दूसरे को मदद करना चाहिए, ठीक है, संस्थाओं का और ये लोग किस पर बल देते हैं बच्चे, शक्ति पर। तो जो यथार्थवादी थिंकर होंगे बच्चे, जो यथार्थवादी यानी जो रियलिस्ट स्कॉलर होंगे बच्चे, उनके लिए जो केंद्र में होगा या जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होगा वो होगा पावर। और पावर जो है बच्चे, पावर का मतलब हो सकता है कि कोई भी राज्य आर्थिक शक्तियों के लिए हो सकता है संघर्ष कर रहा हो, सैन्य शक्तियों के लिए हो सकता है संघर्ष कर रहा हो सकता है मानव विकास के लिए क्या कर रहा हो, संघर्ष कर रहा हो। ये सारी चीजें क्या होंगी, शक्ति जब प्राप्त होंगी तभी क्या हो सकता है, बेहतर हो सकता है बच्चे। तो हर एक राज्य संघर्ष कर रहा है, किस लिए, शक्ति के लिए। यानी पावर इज अ पॉलिटिक्स। लोग राजनीति क्यों करते हैं, शक्ति प्राप्त करने के लिए। लोग राजनीति क्यों करते हैं, सत्ता प्राप्त करने के लिए। लोग राजनीति क्यों करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मानव कल्याण के लिए, लेकिन अब वो पुराना हो चुका है। अब जो भी लोग करते हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, एक प्रकार से शक्ति के लिए करते हैं।
थर्ड में आओगे बच्चे, वहां लिखा है मैंने, शक्ति के माध्यम से ही राज्य हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में लीन रहते हैं। ठीक है, तो अगर राष्ट्र के पास, कोई राष्ट्र है बच्चे, अगर उसके पास शक्ति होगी तभी वो अपने राष्ट्रीय हितों को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, या राष्ट्रीय हितों में क्या होगा, लीन होगा। अगर उसके पास शक्ति नहीं है बच्चे तो राष्ट्र अपने हितों को क्या कर सकता है, पूरा नहीं कर सकता है। तो राज्य जो है वो क्या करता है, संघर्ष करके शक्ति प्राप्त करता है और उस शक्ति के द्वारा फिर अपने राष्ट्रीय हितों की क्या करता है, पूर्ति करता है। यानी पावर के बेस पर ही बच्चे, पावर के बेस पर ही मैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को क्या कर सकता हूं, अचीव कर सकता हूं। नेशनल इंटरेस्ट के गोल को क्या कर सकता हूं, प्राप्त कर सकता हूं, टारगेट को। बच्चे आई बात समझ में? ठीक है, और इसीलिए बच्चे हर ये लोग क्या, तो दूसरा देखो, रियलिस्ट जो अप्रोच है इसके केंद्र में क्या आ गया, एक तो ये लोग पावर की बात करते हैं, दूसरा नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। राष्ट्रीय हितों की तो बात इसमें लिखा हुआ है ना, राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट की भी बात करते हैं बच्चे। और हर एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों के लिए क्या करता है, कोशिश करता है। हर एक राष्ट्र का अपना राष्ट्रीय हित होगा। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, वो क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट के अलावा कोई दूसरी चीज होती ही नहीं है सेंटर में, अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट अप्रोच। हाँ, कुछ पूछ रहा था कोई? हेलो, पूछ रहे? हाँ, ठीक है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट में जब आओगे बच्चे, तो अब क्या हो रहा है बच्चे, शक्ति के वजह से ही संघर्ष हो रहा है। पावर के लिए तो लोग, कंट्रियां क्या कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। तो जब पावर के लिए, जब पावर को लेकर अगर कन्फ्लिक्ट हो रहा है बच्चे, तो उस कन्फ्लिक्ट को कैसे सही किया जा सकता है बच्चे, तो यहाँ रियलिस्ट अप्रोच बोलता है कि पावर ऑफ बैलेंस को क्या करना चाहिए, हमें अपनाना चाहिए। पावर ऑफ बैलेंस के तरीके को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। पावर ऑफ बैलेंस यानी शक्ति संतुलन के तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, संघर्ष जैसी चीजों को कम कर सकते हैं बच्चे। या फिर तुम्हें डिप्लोमेसी की क्या करनी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी बच्चे। डिप्लोमेटिकल तरीके से, डिप्लोमेसी के द्वारा भी तुम संघर्ष को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। जैसे आजकल के न्यूज में काफी चल रहा है बच्चे डिप्लोमेसी टर्म, जहां पे यूएस जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है बच्चे, उसका एक डिपार्टमेंट है, उसने बोला है कि चाइना और भारत को जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बॉर्डर इश्यूज हैं, उन बॉर्डर इश्यूज को सही करने के लिए, बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व करने के लिए इन्हें डिप्लोमेसी तरीके का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। डिप्लोमेटिकल तरीके से उस प्रॉब्लम को हमें क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए बच्चे। आई बात समझ में बच्चे? ठीक है, अब देखो सीधा सुनो। आदर्शवादियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अगर संघर्ष की स्थिति है तो उसको सॉल्व करने के लिए किस तरीके का, उन्होंने किस तरह के तरीके को बताया बच्चे? हाँ, आदर्शवादी जो है बच्चे, जो आइडियलिस्ट हैं बच्चे, उन्होंने ग्लोबल पॉलिटिक्स में अगर कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट को सही करने के लिए क्या अप्रोच दिया है उन्होंने? हाँ, आवाज नहीं क्लियर हो रही, क्या बोल रहा हूं? हाँ, संस्थाओं का निर्माण की। यहाँ पे रियलिस्ट क्या बोल रहे हैं बच्चे, कि शक्ति संतुलन के सिद्धांत को हमें क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। या तो शक्ति संतुलन के सिद्धांत के द्वारा संघर्ष जैसी स्थिति को सही किया जा सकता है, या फिर बच्चे हमें किस तरीके पे जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ सकता है डिप्लोमेसी पर, यानी कूटनीतिक तरीके से भी बच्चे राज्यों के बीच में जो संघर्ष है उसे क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो डिप्लोमेसी भी एक तरीका हो सकती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बच्चे। ठीक है, और जो रियलिस्ट अप्रोच है बच्चे, ठीक है, जो यथार्थवादी उपागम है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो अध्ययन है, यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो स्टडी है बच्चे, ये साइंटिफिक तरीके एंड लॉजिकल तरीके से करने का क्या करता है, प्रयास करता है बच्चे। साइंटिफिक तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ये स्टडी करने की कोशिश करता है, लॉजिकली उस चीज को क्या करने की कोशिश करता है, कन्विंस करने की कोशिश करता है बच्चे। आई बात समझ में?
अब आगे जब आओगे बच्चे तो अगले पेज पे कुछ फेमस या प्रमुख यथार्थवादी विचारक हैं। तो कुछ हम लोग फेमस रियलिस्ट स्कॉलर का नाम देख लेते हैं। और पुराने जो रियलिस्ट स्कॉलर हैं उसमें पुराने रियलिस्ट स्कॉलर में कौटिल्य का नाम आता है बच्चे, ये भी एक रियलिस्ट स्कॉलर है बच्चे, ठीक है ना। थ्यूसिडाइस है बच्चे। कौटिल्य की बुक अर्थशास्त्र तुम्हें पता ही है, एक ही बुक है उनकी काफी फेमस, अर्थशास्त्र। और उसमें उन्होंने क्या हुआ, राज्य, राजा और एक राज्य का दूसरे राज्यों के साथ किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, ठीक है, किस प्रकार से कूटनीति करनी चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में क्या कर रखा है, बता रखा है बच्चे, ठीक है ना। थ्यूसिडाइस हैं जिन्होंने द पेलोपिनियंस वार्स नाम से एक बुक लिखी थी बच्चे, ठीक है। थ्यूसिडाइस की बुक है जहां द पेलोपिनियंस वार्स, और यहीं से पेलोपिनियंस वार के बाद से ही बच्चे एक सॉवरेन स्टेट का कंसेप्ट क्या होता है, निकल कर आता है। संप्रभु राज्य की अवधारणा जो थी वो पेलोपिनियन वार से ही निकल कर आती है, संप्रभु राज्य का, कि हर एक राज्य की अपनी सीमा होगी, उस राज्य की सीमा में अगर कोई दूसरा राज्य हस्तक्षेप करता है तो जिस राज्य की सीमा में हस्तक्षेप हो रहा है वो राज्य अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए युद्ध जैसी चीजों का क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है बच्चे। अपनी राज्य की सीमा की सुरक्षा के लिए वो सैन्य शक्ति का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है बच्चे। मैकावली है बच्चे, ये भी रियलिस्ट स्कॉलर में आता है और इसकी बुक है द आर्ट ऑफ वार, ठीक है। तो अगर क्वेश्चंस आता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है, रियलिस्ट अप्रोच मैकावलीज का किस बुक में दिखती है, किस बुक में मैकावलीज ने अपने रियलिस्ट अप्रोचेस को बता रखा है, यथार्थवादी उपागम या यथार्थवादी दृष्टिकोण को अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में बता रखा है बच्चे, तो वहां द आर्ट ऑफ वार तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। द आर्ट ऑफ वार जो है ये मैकावलीज की बुक है बच्चे। हॉब्स जो है मैंने ये बोला कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मैकावलीज ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को किस तरह से समझाया है, या अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मैकावली किस रूप में देखता है, वो सारी इंफॉर्मेशन वो किस बुक में देता है, द आर्ट ऑफ वार में बच्चे। हॉब्स जो है बच्चे वो हॉब्स की बुक है लेवियाथन, ठीक है, जहां पे हॉब्स पहला व्यक्ति है बच्चे जिसने हॉब्स जो हॉब्स की लेवियाथन में सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट आता है, ठीक है। आई बात समझ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो सिद्धांत है सबसे पहले हॉब्स के लेवियाथन में ही तो मिलता है तुम्हें, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ठीक है। एब्सोल्यूट सॉवरेन का कंसेप्ट, ठीक है, एब्सोल्यूट जो सॉवरेन का कि एक के पास पूरी की पूरी क्या होगी, शक्तियां होगी, पूर्ण सत्तावाद, संप्रभुतावाद, संप्रभु, तो वो सिद्धांत भी क्या है, लेवियाथन के द्वारा ही दिया गया है। लेवियाथन में बच्चे हॉब्स की बुक है बच्चे। रूसो की रचना है बच्चे द स्टेट ऑफ वार, ठीक है। तो ये रूसो भी जो है वो भी एक प्रकार से रियलिस्ट स्कॉलर है। ये तो एक तरह से थोड़ा सा तुम ओल्ड स्कॉलर हैं ये रियलिस्ट। मॉडर्न पीरियड में जब आते हैं तो मॉडर्न रियलिस्ट में जो काफी फेमस नाम है बच्चे वो है E.H. कार का, जिन्होंने द 20 ईयर्स क्राइसिस यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद से जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था बच्चे, वही चीज लिखी गई है द 20 ईयर ऑफ क्राइसिस में, कि दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ। आई बस समझ में। E.H. कार की जो बुक है द 20 ईयर क्राइसिस में, उसमें यही बताया गया है कि सेकेंड वर्ल्ड वार क्यों हो रहा है या सेकेंड वर्ल्ड वार होने के क्या कारण थे। आई बस समझ में। इनके अलावा और भी मॉडर्न तुम्हें रियलिस्ट स्कॉलर मिलेंगे बच्चे, जहां पे रोनाल्ड नेबुर, निकोलस स्पाइकमैन, जॉर्ज कैनन, गिलपिन, जॉन हर्जर, किसिंजर, ये सारे रियलिस्ट स्कॉलर हैं बच्चे। आई बात समझ, इन सभी को हम लोग एक प्रकार से रियलिस्ट स्कॉलर ही बच्चे क्या करते हैं, मानते हैं। और यथार्थवादी, जो यथार्थवाद है बच्चे, इसको भी हम लोग 3 भागों में करके देखते हैं। एक तो यथार्थवाद देखते हैं, एक नौ यथार्थवाद भी मिलेगा तुम्हें, एक नौ शास्त्रीय यथार्थवाद मिलता है। तो जो यथार्थवाद है बच्चे, सबसे पहले यथार्थवाद की जो मान्यताएं रखी गई थी या यथार्थवाद के बारे में जो विचार सबसे पहले अगर किसी विचारक ने दिया था मॉडर्न आधुनिक समय में, मॉडर्न पीरियड में बच्चे, उसमें हैंस मार्गेनथाउस का नाम आता है बच्चे। इन्होंने यथार्थवाद के 6 प्रिंसिपल बताए, 6 बेस ऑफ द प्रिंसिपल बताए हैं,
6 सैद्धांतिक आधार यथार्थवाद का किसके द्वारा बताया गया है बच्चे? हैंस जे मार्गेनथाउस के द्वारा। मार्गेनथाउस ने यथार्थवाद विचार की 6 मूल्य मान्यताएं बताए हैं उन्होंने। आई बात समझ में? कितनी मान्यताएं बताएं? हैंस मार्गेनथाउस 6 बताई हैं। और उनकी जो फेमस बुक है बच्चे, काफी फेमस बुक जो है वो पॉलिटिकल अमंग द नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, ये पहली उनकी बुक है बच्चे। सेकेंड बुक है साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स। और थर्ड बुक है बच्चे इन डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। और फोर्थ बुक है बच्चे द पर्पस ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स। ये चारों बुक तुम्हें ध्यान में रखना है नाम में। कोई दिक्कत? और रियलिज्म के 6 प्रिंसिपल किसने दिए हैं? तो किसका ऑप्शन में नाम टिक करो? मार्गेनथाउस। 6 प्रिंसिपल क्या है? अब समझते हैं कि उनके 6 प्रिंसिपल क्या हैं बच्चे। अंतरराष्ट्रीय राजनीति मूल रूप में मनुष्य के वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर आधारित होती है। यानी मनुष्य का स्वभाव पर ही, मनुष्य का जो स्वभाव है बच्चे, उस मनुष्य के स्वभाव के आधार पे ही तुम अंतरराष्ट्रीय राजनीति की क्या कर सकते हो? व्याख्या कर सकते हो। तो जो यथार्थवादी विचारक हैं बच्चे, वो मानते हैं कि मानव का जो स्वभाव है वो क्या है? स्वार्थी है। मानव का जो नेचर है, ह्यूमन जो नेचर है, अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट, वो कैसा है बच्चे? सेल्फिश है। तो जो सेल्फिश लोग होते हैं बच्चे, क्या सेल्फिश लोगों के वजह से सोसाइटी में पीस होता है या सेल्फिश लोगों के वजह से सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है? सोसाइटीज में अगर ज्यादा से ज्यादा लोग स्वार्थी हैं तो सोसाइटी में शांति होगी या सोसाइटी में संघर्ष पैदा होगा? तो उन्होंने यही बोला कि व्यक्ति के स्वभाव पर ही तुम अंतरराष्ट्रीय राजनीति की क्या करो? व्याख्या का करो। यानी मनुष्य के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए हमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति की क्या करनी चाहिए? व्याख्या करनी चाहिए। या अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रति हमें क्या रखनी चाहिए? एक समझ रखनी चाहिए। सबसे पहले हमें ह्यूमन नेचर को समझना पड़ेगा। तो ये कहीं सेल्फिश तो यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो यथार्थवादी अप्रोच है बच्चे, जो रियलिस्ट अप्रोच है, उसमें माना जाता है कि ह्यूमन नेचर इज अ सेल्फिश। ह्यूमन जो है वो एक सेल्फिश है। और ह्यूमन सेल्फिश क्यों है बच्चे? क्योंकि ह्यूमन जो है वो इंटेलिजेंट है। ह्यूमन जो है वो सेल्फिश क्यों है? क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसके पास बुद्धिमान है, उसके पास विवेक है बच्चे। तो जो व्यक्ति विवेकशील होता है वही ज्यादा से ज्यादा स्वार्थी होता है। जो लोग शिक्षित नहीं होंगे ना बच्चे, वो देखना बड़ा, वो लोग उनमें ना एक दयापन रहता है, वो लोगों की मदद करने में। जो एक शिक्षित व्यक्ति होगा, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा ना, उसमें देखना उतना दया दूसरे के प्रति नहीं होती है जितना एक अशिक्षित व्यक्ति के प्रति होती है। जो अशिक्षित व्यक्ति होता है ना, वो किसी एक रास्ते पर चलना क्या करता है? पसंद करता है बच्चे। जो शिक्षित होते हैं ना, वो बहुत एक तरह से कंफ्यूज लोग होते हैं बच्चे। वो क्लियर नहीं होता है विजन। बहुत कम ही लोगों को क्लियर होता है कि हमें किस तरफ चलना चाहिए। तो कहने का मतलब समझ में आया। तो मार्गेनथाउस का पहला जो सिद्धांत था बच्चे, उसमें उसने बोला कि अगर अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझना है तो पहले आपको मनुष्य के वस्तुनिष्ठ स्वभाव को समझना पड़ेगा। वस्तुनिष्ठ का मतलब सीधा ये बोलना है कि मनुष्य अच्छा है या बुरा है। तो तुम अगर बोल रहे हो कि मनुष्य अच्छा है तो तुम्हें अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अच्छापन ही दिखेगा। अगर कोई ये बोल रहा है कि मनुष्य जो है वो बुरा है, तब तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति क्या होगी? बुरी दिखेगी। कोई कह रहा है हमें तो पता ही नहीं है, तो उसको अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा बच्चे। तो सबसे पहले हमें ह्यूमन नेचर को समझना होता है, और ह्यूमन नेचर के बेस पर ही बच्चे हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। और देखो नीचे बता रहे हैं कि मार्गेनथाउस ने मनुष्य के स्वभाव को मूल रूप में प्रभुत्व का मतलब क्या होता है? मनुष्य जो है, मनुष्य का ये स्वभाव होता है अथॉरिटीज प्राप्त करना, सत्ता को प्राप्त करना। और सत्ता को प्राप्त करने की उसके अंदर क्या होती है? आकांक्षा होती है। अब मान लो कि सभी लोग सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, संघर्ष होगा या नहीं होगा? तो यथार्थवादियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या है बच्चे? संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है। आदर्शवादियों के अकॉर्डिंग अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या है? शांतिमय है।
एकदम पीस है। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार मानव स्वभाव अच्छा है। इसीलिए मनुष्य जो है, मार्गेनथाउस क्या बोलते हैं, आदर्शवादियों ने बोला कि जो युद्ध है बच्चे, वो संक्रमण कालीन स्थिति होती है। एक जैसे विचारों में विवाद हुआ बच्चे, और वो धीरे धीरे विवाद, जो विचारों का विवाद था, वो बाद में किसमें परिवर्तित हो गया, युद्ध में परिवर्तित हो गया। तो उसको आदर्शवादी बोलते हैं संक्रमण कालीन होता है। एक ऐसा ट्रांजिशन पीरियड आता है कि जब स्थिति युद्ध में बदल जाती है। मार्गेनथाउस यथार्थवादी विचारक हैं बच्चे। मार्गेनथाउस क्या रियलिस्ट हैं? वो कहते हैं नहीं, ये तो शाश्वत है, मानव का स्वभाव ही होता है लड़ना झगड़ना। आई बात समझ में? इसलिए संघर्ष मार्गेनथाउस के अकॉर्डिंग क्या है, शाश्वत है। यानी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या होगा, संघर्ष होगा। और संघर्ष क्यों होगा? क्योंकि मानव जो है वो प्रभुत्व को क्या करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, अथॉरिटीज प्राप्त करना चाहता है, पावर प्राप्त करना चाहता है। और वो उसके दिमाग में क्या होता है, एस्पिरेशंस होता है, आकांक्षा। अरे नहीं, ये तो मुझे चीजें चाहिए। और यही चीजें क्या करती हैं, संघर्ष जैसी चीजों को क्या करती हैं बच्चे, पैदा करती हैं। पहला सिद्धांत क्लियर हुआ मार्गेनथाउस का। तो शॉर्ट में क्या ध्यान में रखना है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें मनुष्य के वस्तुनिष्ठ स्वभाव को समझना पड़ेगा। आई बस सेकंड में आओगे बच्चे, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो केंद्र है बच्चे, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो केंद्र है वो राष्ट्रीय हित होता है। ये मार्गेनथाउस ने बताया था सबसे पहले। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सेंटर क्या है, तो वहां पे नेशनल इंटरेस्ट तुम्हें क्या करना पड़ेगा बच्चे, टिक करना पड़ेगा। पूरी अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो चलती है, हेलो, कहां पीछे बंद तो आ रही बच्चे, तुमने हेडफोन लगा रखा है, बिना हेडफोन लगाए सुन रही हो? अगर हेडफोन नहीं लगा रहा तो बच्चे आवाज कम आ रही है। आवाज तो बाहर से आएगी नहीं, क्योंकि जिस रूम से मैं, वहां पे तो आवाज साउंड नहीं होना चाहिए बच्चे, क्योंकि फैन भी नहीं मेरे रूम में चल रहा है, तो आवाज, और रूम पूरा बंद है। तो एक बार तुम लोग अपना रूम बंद कर लो, ठीक है बच्चे। तो जो राष्ट्रीय हित है, यानी मार्गेनथाउस के अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल रिलेशंस है बच्चे, या इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, उसका सेंटर क्या होता है अकॉर्डिंग टू मार्गेनथाउस, तो आप लोग क्या बोलते हो, नेशनल इंटरेस्ट बच्चे। और नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही बच्चे राज्य क्या करती हैं, शक्ति को प्राप्त करती हैं, ठीक है। क्योंकि शक्ति होगा बच्चे तभी मैं अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त कर सकता हूं। जैसे तुम्हारे लिए नेशनल, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या हो सकता है भाई, नेट पेपर हो जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर में बन जाओ, लेकिन उस चीज के लिए तुम्हारे पास शक्ति होनी चाहिए। शारीरिक रूप से भी तुम्हें मजबूत रहना पड़ेगा, अपने आप को ठीक रखना पड़ेगा, और मानसिक रूप से भी अपने आप को ठीक रखना पड़ेगा, तब जाकर तुम उस इंटरेस्ट को क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। अभी तुम्हारा इंटरेस्ट नेट है, आगे तुम्हारा इंटरेस्ट हो सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाए, या असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई वैकेंसीज आई तो असिस्टेंट प्रोफेसर तुम्हारा क्या हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है। तो मार्गेनथाउस ने बोला कि जो राष्ट्रीय हित होते हैं बच्चे, जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, वो परिवर्तित होते रहेंगे देश काल के अनुसार। हर एक देश का राष्ट्रीय हित एक नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा। उस राष्ट्रीय हित में अलग अलग क्या हो सकते हैं, लक्ष्य हो सकते हैं। भारत के राष्ट्रीय हित के अंदर लक्ष्य अलग होंगे, पाकिस्तान के अलग होंगे, चीन के अलग होंगे, अमेरिका के अलग होंगे, ब्रिटेन के अलग होंगे। सबके क्या होते हैं बच्चे, अलग अलग होते हैं। आई बात समझ में? और हर एक राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, वो शक्ति को प्राप्त करता है। तो मार्गेनथाउस ने का जो सेकेंड प्रिंसिपल्स था बच्चे, उसमें नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए वो पावर की क्या करते हैं, बात करते हैं। आई बात समझ बच्चे? थर्ड में आओगे तो उन्होंने बोला कि राष्ट्रीय हित सदैव परिवर्तनशील होता है बच्चे। एक जनरल तुम लोगों को मैंने उदाहरण दिया कि अभी तुम्हारे लिए तुम्हारा हित क्या है, नेट क्वालिफाई करना, जेआरएफ क्वालिफाई करना, अभी यही हित है। लेकिन जैसे ही नेट क्वालिफाई हो जाएगा तो क्या फिर तुम नेट और जेआरएफ क्वालिफाई का रखोगे टारगेट? नहीं, तब तुम रखोगे मुझे किसी कॉलेज में पढ़ाना है। तो राष्ट्रीय जो हित होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, सदैव परिवर्तनशील होते हैं, परिवर्तित होते रहेंगे बच्चे। और राष्ट्रीय हित का कोई वस्तुनिष्ठ अर्थ नहीं होता है।
वस्तुनिष्ठ का मतलब राष्ट्र हित को एक शब्द में मैं समझा नहीं सकता हूं बच्चे, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटीज का मतलब होता है यस या नो, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि पूछूं कि एकदम मुझे ऑब्जेक्टिव आंसर चाहिए, मनुष्य अच्छा है या बुरा है, तो तुमने बोला कि मनुष्य अच्छा है, किसी ने बोला बुरा। ये क्या होती है, मनुष्य नेचर, ह्यूमन नेचर की क्या होगी, ह्यूमन नेचर के बारे में तुम्हारा ऑब्जेक्टिव आंसर हो गया बच्चे। जैसे मल्टीपल चॉइस आंसर आता है बच्चे, तो उस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर है वही मुझे चाहिए। आप बायस होकर कुछ भी देंगे मैं स्वीकारूंगा नहीं। तो राष्ट्र हित जो बच्चे, जो नेशनल इंटरेस्ट है बच्चे, उसका कोई फिक्स डिफिनीशंस नहीं है, ये ध्यान में रखना है बच्चे। और राष्ट्र जो हित है बच्चे, वो देश, काल और परिस्थिति के सापेक्ष होते हैं। परिस्थितियां डिसाइड करेंगी कि आपके नेशनल इंटरेस्ट क्या होने चाहिए। परिस्थिति भी निश्चित करती है कि आपके नेशनल इंटरेस्ट क्या होंगे, और हर एक देश का अपना एक क्या होता है, राष्ट्रीय हित होता है बच्चे। जैसे पाकिस्तान का राष्ट्रीय हित ये है, हो सकता है कि हमें कश्मीर को प्राप्त करना है, और कश्मीर को प्राप्त करने के लिए मुझे आतंकवाद का क्या करना है, समर्थन करना है। लेकिन भारत का राष्ट्रीय हित क्या है कि आतंकवाद को लेकर मैं किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करूंगा। अगर लगता है कि आने वाले समय में कोई एरोप्लेन को अगर आतंकवादी संगठन के द्वारा अगर हाईजैक कर लिया जाता है, और उनसे उस हाईजैक प्लेन में जो यात्री हैं उनके शर्त पे सरकार से अगर कोई डिमांड की जा रही है, तो सरकार सीधा मना कर देगी बच्चे कि हम इस प्रकार के किसी भी डिमांड को स्वीकार नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है हमारे राष्ट्र। टेररिज्म को लेकर, टेररिज्म का जवाब ठीक है उसी रूप में दिया जाएगा जिस तरह की वो समस्याओं को खड़ा कर रहे हैं। मतलब अगर लोगों को मार रहे हैं तो टेररिस्ट के साथ सरकार बातचीत नहीं करेगी। टेररिस्ट अगर बातचीत करने के लिए तैयार होंगे तभी, अगर टेररिस्ट हथियार उठाकर अगर सोचेंगे चीजों को प्राप्त करना, तो आर्म्ड फोर्सेस उन्हें क्या करेंगी, मारेंगी ही मारेंगी। आई बात समझ में बच्चे। तो जो राष्ट्रीय हित होते हैं बच्चे, परिस्थिति के सापेक्ष होते हैं। जिस तरह की परिस्थितियां होंगी उसी के सापेक्ष आप क्या करते हैं, अपने राष्ट्रीय हितों का आपके एक प्रकार से क्या करते हो बच्चे, निर्माण करते हो। आई बात समझ में, ये ध्यान में आप लोगों को रखना है। और देश काल के अनुसार राष्ट्रीय हित क्या होते रहते हैं बच्चे, परिवर्तित होते रहते हैं। फोर्थ जो प्रिंसिपल है बच्चे मार्गेनथाउस का, उसमें बोला है उसने, अंतरराष्ट्रीय राजनीति नैतिकता से संचालित नहीं होती है, यानी रन बाय द मॉरलिटीज बाय इंटरनेशनल रिलेशंस। जो इंटरनेशनल रिलेशन है या इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है बच्चे, वो नैतिकता से संचालित नहीं होता। वहां पे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नैतिक होकर निर्णय तुम्हें नहीं लेना है। तुम्हें निर्णय अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए क्या करना होता है बच्चे, लेना होता है। जो वही निर्णय स्वीकार करना है जो तुम्हारे राष्ट्र के हित में हो। जो निर्णय तुम्हारे राष्ट्र के हित में न हो, वहां पे उस निर्णय को स्वीकार नहीं करना। तो रोहिंग्या जब मुस्लिमों को भगाना शुरू किया गया म्यांमार से, तो भारत अगर नैतिक आधार पे बोल देता है कि आप आओ और हमारे राष्ट्र में रहो, तो भारत के लिए क्या हो जाती, समस्या हो जाती कि भारत में गरीबी और बेरोजगारी जैसी चीजें क्या होती और बढ़ती, और मानव विकास क्या हो जाता है, रुक जाता। तो मार्गेनथाउस ने बोला कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भी डिसीजंस नेशनल इंटरेस्ट पर बेस्ड होना चाहिए, मॉरलिटीज पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, मार्गेनथाउस के अनुसार, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है मार्गेनथाउस के अनुसार, राष्ट्र के उद्देश्यों को सदैव विवेक से संचालित किया जाता है। यानी जो राष्ट्र के उद्देश्य हैं वो विवेक पर आधारित होना चाहिए बच्चे। जब भी आप अपने राष्ट्र के लिए कुछ उद्देश्य निर्धारित कर रहे हो, वो विवेक पर आधारित होने चाहिए, भावना पर आधारित नहीं होने चाहिए। क्योंकि विवेक पर आधारित अगर उद्देश्य है बच्चे, तो उस उद्देश्य को अगर प्राप्त करोगे तो पूरे समाज का कल्याण हो सकता है। अगर भावना के आधार पर तुमने उद्देश्य तय किया है, तो हो सकता है कि वो सिर्फ समाज के किसी एक समुदाय को खुशी दे और समुदाय के एक बहुत बड़े वर्ग को क्या कर दे, दुख दे दे। तो इसलिए जब भी राष्ट्र अपने उद्देश्यों को निश्चित, जब भी राष्ट्र, कोई नेशन अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करे, तो किस पर बेस्ड होना चाहिए, विजडम पर बेस्ड होना चाहिए, विवेक पर होना चाहिए। आप विवेक के आधार पर निर्णय क्या करें, लें बच्चे। और आपके जो पॉलिटिशियन है ना, उन्हें पता होने चाहिए कि हमारे राष्ट्र के क्या उद्देश्य हैं।
मेरे नेशंस के क्या ऑब्जेक्टिव है, ये भारत के हर एक पॉलिटिशियन को पता होना चाहिए, या किसी भी देश के पॉलिटिशियंस को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए बच्चे। आई बात समझ में? 6 जो प्रिंसिपल है बच्चे, वहां पे आओगे तो मार्गेनथाउस ने राजनीति को एक स्वायत्त प्रक्रिया बोला है, यानी राजनीति जो है वो एक स्वायत्त प्रक्रिया है, उसमें अपने आप चीजें क्या होती हैं, होती रहती हैं, ठीक है। जिस तरह से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो घरेलू राजनीति होती है बच्चे, वहां पे जो डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स होती है वहां पे भी स्वतः प्रक्रियाएं चलती हैं, उसी तरह से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी प्रक्रियाएं क्या होनी चाहिए, स्वतः होनी चाहिए। इससे यह अर्थ निकलता है बच्चे कि राजनीति मूलतः शक्ति के लिए क्या है बच्चे, संघर्ष है। ये मार्गेनथाउस के 6 प्रिंसिपल्स थे बच्चे। आई बात समझ में? तो मार्गेनथाउस ने राजनीति को एक स्वतः प्रक्रिया कहा है बच्चे। आई बात समझ में? तो ये मार्गेनथाउस के 6 प्रिंसिपल हैं बच्चे। तो आज के लिए बस इतना ही रखो। पहले इन चीज़ों को तुम्हें क्या करना है, पढ़ना है, समझना है। फिर इसमें यथार्थवाद समाप्त नहीं हुआ, अभी यथार्थवाद में है। रियलिस्ट अप्रोच यहाँ पे फिनिश नहीं होता, रियलिस्ट अप्रोच में और भी चीज़ें हैं। हाँ बच्चे, हाँ।